हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी भली भांति कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने संविधान के पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में जाना था कि अनुसूचियों को लेकर के किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कौन कौन सी अनुसूचियाँ इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन सी अनुसूचियाँ किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। वो सब हमने उसमें जान लिया है। अगर आपने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को लेकर बात करने वाले हैं। अगर भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान में 395 वर्तमान में अनुच्छेद हैं। अगर भागों की बात करें तो संविधान में 22 भाग हैं वर्तमान में। तो जैसा कि अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो हमें 22 भागों के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता, कुछ एक भाग भी इसमें इम्पोर्टेंट रह जाते हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता रहता है। उसी प्रकार अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों को याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में कुछ एक अनुच्छेद ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के जो वीडियो में हम उन्हीं अनुच्छेदों को जानेंगे कि वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अनुच्छेदों से क्वेश्चन आएगा तो मैं आशा करता हूँ कि वो यहीं से ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट हम देखेंगे एक अनुच्छेद से उपराष्ट्रपति तक के अनुच्छेदों को आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। इससे आगे का जो वीडियो है, मतलब आगे के जो अनुच्छेद हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिससे का वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए। तो आज के वीडियो में अनुच्छेदों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपका कोई एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट नहीं छूटे। तो आइए चलते हैं लेक्चर पर। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग एक में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उनको हम क्रम वाइज देखने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या है? भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किसके बारे में दिया है? तो भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अगर हम दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो दूसरा अनुच्छेद हमें बताता है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। दूसरा अनुच्छेद बताता है कि भारत के संघ में नए राज्यों की स्थापना और मतलब नए राज्यों का प्रवेश जब भी करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? हम अनुच्छेद 2 के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 3, अगर हमें नए राज्य बनाने हैं, एक राज्य से दूसरा राज्य काट के बनाना है और राज्यों का नाम परिवर्तित करना है, उनकी सीमाएं परिवर्तित करनी है, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा होंगी? अनुच्छेद नंबर 3 के द्वारा होंगी। अनुच्छेद हमें 4 क्या बताता है? अगर अनुच्छेद 4 बताता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर हमें कोई संशोधन करना है तो उसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमें साधारण विधेयक से ही काम चल जाएगा, इसमें कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो पहले भाग में हमने कहाँ तक? 4 अनुच्छेदों को पढ़ा। दूसरे भाग की अगर बात करें तो दूसरा भाग हमारा अनुच्छेद 5 से प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम देखें अनुच्छेद 5 में क्या है, तो अनुच्छेद 5 में भारतीय संविधान में के लागू होने पर नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 5 किसके बारे में बताता है? हमें नागरिकता के बारे में बताता है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो किस किस को नागरिक माना गया है, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। अगर नागरिकता की परिभाषा की भी बात करें तो इसी अनुच्छेद में आती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 क्या बताता है हमें? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान करता है। जैसा कि आपको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए थे और बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे। तो अनुच्छेद 6 में क्या बताया है इन्होंने? जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उनकी नागरिकता को लेकर के क्या क्या प्रावधान रहने वाले हैं उनके बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 7 की बात करें हम तो भारत से कुछ लोग जो पाकिस्तान गए थे उनकी नागरिकता का क्या होगा उसके बारे में ये प्रावधान किए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 में क्या बताता है? भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है हमें? अनुच्छेद नंबर 8 बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद नंबर 9, तो 9 क्या बताता है?
अब हमने नागरिकता की बात कर ली। अब ये नागरिकता त्यागने के बारे में कि अनुच्छेद मतलब भारत की नागरिकता कैसे कैसे त्यागी जा सकती है, तो नागरिकता के निलंबन के बारे में अनुच्छेद 9 हमारा प्रावधान करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें, 10 इंपोर्टेंट नहीं है, 11 को देखें हम, तो 11 में कहा है संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता कानून में संशोधन कर सकती है। ये कई बार एग्जाम में पूछता रहता है कि संसद को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित कानूनों में संशोधन कर सकती है। अब हमारा आ जाता है भाग 3। तो भाग 2 में हमने कहाँ तक देख लिया, अनुच्छेद 11 तक देख लिया, 5 से 11 तक। अब देखो भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है हमारे मूल अधिकारों के बारे में, जो 12 से प्रारंभ होता है और 36 तक चलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। तो ये कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 में क्या दिया है कि राज्य की परिभाषा दी है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा दी है इस अनुच्छेद में। तो राज्य तो जानते हो, जो भी कोई भी संस्था है जो हमारे ऊपर काम कर रही है। राज्य का मतलब ये राज्य नहीं है जो सिंपल राज्य है, कोई भी संस्था है वो सभी भी क्या है, राज्य में आ जाती है। इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में दिया है कि राज्य को संविधान में क्या माना गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद आ जाता है हमारा अनुच्छेद नंबर 13। तो अनुच्छेद नंबर 13 क्या है कि मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियां असंगत मानी जाएंगी। देखो, अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन होता है जो मूल अधिकारों के अधिकारों को कम करता है, तो वो जितने जो भी संविधान संशोधन होगा वो क्या है, शून्य माना जाएगा, उसको असंगत माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये कौन सा अधिकार देता है हमें, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 13 हमें ये अधिकार देता है। अब हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं अनुच्छेद नंबर 14 से। तो देखो, पहला अधिकार आता है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, समानता के अधिकार की हम बात करें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक चलता है, इंपॉर्टेंट रहता है, पूछता रहता है, 14 से 18 तक। अगर दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये 19 से 22 तक है, ये अनुच्छेद याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से प्रारंभ होता है, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक इसका प्रावधान दिया गया है। फिर आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से है, 25 से लेकर 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है हमारा 5वां मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार क्या है हमारा, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 30 तक है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। लास्ट मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचार, जो अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है, वर्तमान में संख्या इनकी 6 मौलिक अधिकार हैं। कई बार पूछता रहता है, पहले कितने हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे। 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। इसको 78 में संविधान संशोधन मतलब 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि जो 32वां जो मौलिक अधिकार है उसको भारतीय संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने कहा है। इसको कई बार पूछता रहता है कि B.R. अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो इसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। एक फैक्ट और मैंने लिख रखा है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने किसको कहा है, मौलिक अधिकारों को। अब आइए जानते हैं हम एक एक मौलिक अधिकार के बारे में, एक एक अनुच्छेद। वो हमने 506 मौलिक अधिकारों के बारे में एक साथ पढ़ लिया है, क्योंकि वहाँ से एक साथ पूछ लेता है समानता का कितने से कितने तक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कितने अनुच्छेद से कितने तक है। अब देखो, पहला अधिकार है हमारा मतलब पहला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 में ये क्या बताता है हमें, विधि के समक्ष समानता, कि भारत में सभी लोग विधि के कानून के समक्ष क्या है, समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 15। यहाँ से क्वेश्चन ज्यों के त्यों पूछे जाते हैं। ये पूछेगा तुम्हें विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 क्या बताता है, धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, कि किसी भी व्यक्ति पर उसके जाति, उसके धर्म और उसकी नस्ल कैसी है और वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद बताता है हमें, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता,
जो भी लोक नियोजन कोई भी कार्य होगा उसमें क्या होगा, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसी में एक आ जाता है आरक्षण। तो 16 का 4 किसकी बात करता है, आरक्षण। अगर 16 का 4 ना दे तो 16 में क्या लगा सकते हैं आप, आरक्षण की बात करता है, जैसा ऑप्शन में दिया हो। मोस्ट रहता है हमारा 17वां। 17वां क्या बताता है, अस्पृश्यता का अंत, कि छुआछूत का अंत कौन से में हुआ, 17 में। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 क्या बताता है, उपाधियों का अंत, कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधियां नहीं लगाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो एक मौलिक अधिकार हमने समानता वाला खत्म कर लिया। अब आ जाता है स्वतंत्रता के, हमें किस किस की स्वतंत्रता मिली हुई है भारत में। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19A क्या बताता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने की पूरी स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 19A। इसी के तहत हम बात करें तो इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रदान की। तो 19A में ही हमें प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, ये पूछता रहता है। 19B में अगर बात करें हम, तो 19B में दे रखा है हमारा शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित और सभा करने की स्वतंत्रता कौन देता है हमें, 19B देता है। इसके बाद आ जाता है हमारा 19C। 19C क्या बताता है, हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, 19C में ये प्रदान की गई है। इसके बाद आता है 19 का DUC का, देश में किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है हमें, अनुच्छेद नंबर D। इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद नंबर E, कहीं भी निवास करने की आज़ादी, कहीं भी निवास करने की आज़ादी। इसके बाद आता है हमारा 19G, ये क्या है कि व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी। ये 19 के G तक के अनुच्छेद हैं। इसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद नंबर 20 पर। अनुच्छेद नंबर 20 क्या देता है हमें, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कि अपराधी को कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। आपने अगर कोई अपराध किया है तो उसमें देखो अपराध कि एक अपराध की केवल एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि उसको बार बार सजा मिलती रहे। दूसरा क्या दे रखा है इसमें संरक्षण, अपराध करने के समय जो कानून था उसकी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि अभी मान लिया जाए आपने किसी व्यक्ति को मार दिया तो इस समय पर उसके संबंध में फांसी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उसके लिए नियम बन गया कि अब व्यक्ति मारने पर फांसी है, तो आपने इस समय पर व्यक्ति को मारा है तो वही सज़ा मिलेगी जो है 5 साल या 10 साल की, जो भी सज़ा का प्रावधान है, लेकिन फांसी आपको नहीं मिलेगी। ये संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही किसी भी नेक्स्ट हमारा किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये 20 में दे रखा है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है हमें प्राण एवं देह स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये क्या प्रदान करता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसको मोस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा इसको पूछता रहता है। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद 22 क्या बताता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, कि आपकी अगर गिरफ्तारी हुई है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं। तो पहला क्या है, हिरासत में लेने का कार्ड बताना पड़ेगा आपको। अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो आपको गिरफ्तारी का कार्ड बताएगा कि इस कार्ड से आपको गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा आपको। और मनपसंद का वकील करने का अधिकार हमें मौलिक अधिकारों में दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 हमें मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिबंध करता है। ये भी मोस्ट रहता है। मानव के दुर्व्यापार मतलब जो पहले मानवों को दास के रूप में खरीदते थे, इधर से उधर बेचते थे, वो ये प्रतिबंध लगाता है 23वां। तो मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 24वां आ जाता है हमारा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बच्चों को जो कारखाने में काम करते हैं 6 से कम आयु के बच्चे, तो उन पर ये प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 25। अनुच्छेद 25 हमें क्या बताता है, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ये कौन देता है हमें, अनुच्छेद नंबर 25, कि हम
किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या बताता है हमें? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कि हमें कोई भी धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 26 के, हम कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या बताता है? धार्मिक आय को कर से मुक्त, कि जो भी मंदिरों या मस्जिदों में जो भी आय होगी उसको कर से मुक्त रखा जाएगा। ये कौन देता है हमें आज़ादी? अनुच्छेद नंबर 27। अनुच्छेद 28 की बात करें तो भारतीय विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो किसी भी जो संस्थान है, जो सरकारी संस्थान है, जिसे राज्य द्वारा पोषित किया गया है, उसमें कोई भी किसी एक विशेष धर्म से शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 19 क्या बताता है? वहीं पे हमें अनुच्छेद 19 की बात करें हम तो अनुच्छेद 19 हमें बताता है कि अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताता है, कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और भाषा को, संस्कृति को अपनी को सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या बताता है? देखो, अनुच्छेद 30 बताता है वहीं हमें कि शिक्षा संस्थानों में स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों को अधिकार है। अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी शिक्षा संस्कृति या उसको विकसित करने के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, और वो उसमें अपने किसी विशेष धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे मदरसा देखोगे या और भी खुलते हैं, जैसे हिंदू कॉलेज हैं तो उसमें हिंदू धर्म की भी पढ़ाई चल जाती है, मुस्लिम के जो मदरसे हैं उसमें चल जाती है। तो ये अनुच्छेद उनको ये अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 21, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। ये कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसको 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 का में जोड़ दिया गया। तो ये एक विधिक अधिकार बन गया है, एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसको देख लेना, कौन सा संविधान संशोधन भी मोस्ट रहता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 मोस्ट रहता है। अनुच्छेद 32 जितने भी हमने अधिकार पढ़े हैं उनका संरक्षण कौन करता है, उनका रखवाला कौन है? तो अनुच्छेद 32 ही है। तो ये क्या देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमें प्रदान करता है। देखो इसमें क्या होता है, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें हम तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। वही इसकी क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कहीं भी आपको मौलिक अधिकार का हनन होता हुआ दिख रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, डायरेक्ट सीधा अधिकार है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में आप उसकी अपील कर सकते हो। तो इनको क्या है, ये प्रश्न पूछता रहता है कि इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है मौलिक अधिकारों को, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत एक रिट जारी करता है 5 प्रकार की। और अगर उच्च न्यायालय के बात करें तो उच्च न्यायालय किसके तहत? 226 के तहत रिट जारी करता है। ये आर्टिकल 32 के तहत ये मोस्ट रहती है कि ये किसके तहत रिट जारी करता है? 32 के तहत, ये 226 के तहत रिट जारी। 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। तो पहली रिट की अगर हम बात करें, पहली रिट होती है इनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जिसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। यह मतलब कोई जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो रिट जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा कि इस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया गया। अगर अवैध पाया जाता है तो इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है। इसके बाद आ जाती है हमारी परमादेश रिट। जब कोई व्यक्ति पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, मतलब वो संविधान के अनुसार किसी कार्य को अपने को नहीं करता, तब यह रिट जारी की जाती है। तब परमादेश जारी करता है कौन? जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद आ जाती है हमारी अगली रिट। इसको बोला जाता है प्रतिषेध लेख। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। ये कब जारी की जाती है? जब मामले पर कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है, उसके क्षेत्र का मामला नहीं है, उससे बड़ा मामला है, लेकिन फिर भी वो उस मामले को लेता है, तो तब ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी करेंगे उसके प्रति, कहेंगे कि आपके ये मामला क्षेत्र से बाहर का है। जैसे मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों
पर अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय कुछ कार्रवाई करता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मामला किसके क्षेत्र का, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र का हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि लिखित जो लंबित मुकदमे हैं उनको वरिष्ठ न्यायालय में भेजें, तो इसे क्या बोला जाता है, उत्प्रेषण। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अधिकार परीक्षा। क्या आ जाता है हमारा, अधिकार परीक्षा लेख। ये कब जारी किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से ऊपर का कार्य करता है, जैसे वो मुख्य डॉक्टर नहीं है लेकिन मुख्य डॉक्टर का काम कर रहा है, तो अगर सर्वोच्च न्यायालय को पता चल गया तो वो इस पे अधिकार परीक्षा पूछने का अधिकार है कि वो किस हैसियत से इस काम कर रहा है, तो इसको जवाब देना पड़ेगा कि मैं इस हैसियत से कि ये डॉक्टर की तबीयत खराब है या फिर मैं यहाँ पर मतलब ये है नहीं है, तो इसको कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, तो इसे बोला जाता है अधिकार परीक्षा। ये हो गई सर्वोच्च न्यायालय की 5 रिटें। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4। तो अगर भाग 4 की बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारा भाग 4। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में आता है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिस प्रकार हमको अधिकार दे रखे हैं नागरिकों को, उसी प्रकार राज्य के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि वो राज्य अपने नागरिकों के प्रति करेगा ही करेगा। तो वो उनको क्या बोला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकार में और इनमें यही अंतर है, उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो करें या न करें। राज्य करता है तो उसको एक कल्याणकारी राज्य बनाने में वो सक्षम मतलब सफल हो जाएगा। ये कल्याणकारी राज्य बनाने में कल्पना करते हैं, ठीक है ना। ये इनको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 36 से ये स्टार्ट होते हैं। आइए चलते हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या दे रखा है, राज्य की परिभाषा दे रखी है यहाँ पे दोबारा फिर। अनुच्छेद 37 में बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद 38। इसके कुछ एक अनुच्छेद ही हमें पढ़ने होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को 51 तक है, 36 से 51 तक, तो देखते जाना कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 38 भी है, राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। राज्य जो है लोक कल्याण के लिए क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था करेगा। इसके बाद आ जाता है 39 का या 39। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कौन करता है, हमारा अनुच्छेद नंबर 39 या 39 का ये मोस्ट रहता है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये कहाँ पर दे रखा है, अनुच्छेद 39 के काम है। अगर नेक्स्ट बात करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अनुच्छेद 40। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ग्राम पंचायतों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, किया जाने का अधिकार है। क्योंकि पहले ग्राम पंचायतों के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही तो इन्हें जोड़ा गया था। तो ये पहले लिख दिया था कि राज्य का मन है वो आगे जब भी जरूरत पड़ेगी वो इनका गठन कर सकता है। तो इनका गठन ग्राम पंचायतों के बारे में कहाँ पर दिया गया, मौलिक नीति निर्देशक तत्व कौन सा है हमारा 40वां। 41 की बात करें, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे कुछ वृद्ध पुरुष हैं या जो अपाहिज लोग हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करेगा राज्य। राज्य का ये कर्तव्य है। अब राज्य निभाए या न निभाए राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार में तो कर सकते हैं लेकिन इनमें नहीं कर सकते। 42वां क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाएं और प्रसूति सहायता। इसका मतलब क्या है कि आप पर अंधाधुंध काम नहीं लिया जाएगा। 8 घंटे काम की बात कर रहे हैं लेकिन 11-11 घंटे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। राज्य इसका प्रबंधन करेगा। और प्रसूति सहायता, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको विशेष सुविधाएं भी प्रदान कराएगा राज्य। इसके बाद आ जाता है मोस्ट रहता है हमारा 44। 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता की बात कौन करता है, अनुच्छेद 44 बात करता है। ये भी लागू नहीं हुई है लेकिन गोवा ने पूर्णतः लागू कर दिया है समान सिविल सहायता। ये कौन से में 44। देखो 4-4 दोनों अंक भी समान है, तो सवाल से समान सिविल सहायता की बात ये करता है। अनुच्छेद 45 ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन करता है, ये। अनुच्छेद 46 पढ़ना नहीं है, अनुच्छेद 47 इंपॉर्टेंट है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का ये राज्य का कर्तव्य है कि जीवन स्तर को सुधारने के लिए और लोक स्वास्थ्य की बात करने के लिए नागरिकों का मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि नागरिकों की
स्वास्थ्य की देखभाल और उनके पोषाहार की देखभाल राज्य करेगा। इसी के तहत क्या है कि जैसे कहीं पे मादक पदार्थ या स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों पर इसी के तहत क्या है राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, ये राज्य का कर्तव्य है। अब राज्य लगाए या नहीं लगाए, क्योंकि अभी दारू हानिकारक ही है लेकिन बिक भी रही है, कुछ राज्यों ने बैन कर रखा है। 48 की बात करें, कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है। इसी में 48 का है इंपॉर्टेंट रहता है, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण को प्रदान कौन करता है, अनुच्छेद 48 का। जैसे गौवध निषेध इसी में आ जाता है। अनुच्छेद 39 ये भी मोस्ट है हमारा। 39 क्या करता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं के संरक्षण की बात कौन करता है, 39। इसके बाद आ जाता है हमारा 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये भी मोस्ट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो इनका पृथक्करण किसके द्वारा है, 50 के द्वारा। 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कौन करता है, अनुच्छेद नंबर 51। तो ये हमारा भाग 4 खत्म हो चुका है। अब आता है हमारा भाग 4 का, इसको बाद में जोड़ा गया था। देखो भाग 4 का की बात करें तो इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। इसको USSR कहाँ से लिया गया था, USSR रसिया, रूस से इनको लिया गया था। पहले अगर मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में इनकी संख्या 0 थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता रहता है। अब देखो इनकी सम्मति पूछा जाता है तो इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 जोड़े गए थे, पहले 0 थे, 10 जोड़े गए, याद ध्यान में रखना है। 11 में कब जोड़ा गया था, 11 में मोस्ट रहता है कौन सा है, कब जोड़ा गया, बाकी के आपको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 11 में कौन सा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में प्रावधान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। 11 में 86वें संविधान संशोधन 2 में जोड़ा गया। अब हम आइए चलते हैं भाग 5 पर। भाग 5 में देखा जाए तो संघ के बारे में प्रावधान दिया गया है भाग 5 में। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हो जाता है। इसके देखो कौन कौन से अनुच्छेद देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला ही आ जाता है इसमें भाग 5 का 52 अनुच्छेद। तो 52 क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, वो कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति क्या है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, ये बात और हमें जान लेनी है। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 53। अनुच्छेद नंबर 53 क्या बताता है हमें, भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो पावर है, जो शक्ति है, वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, 53 में बताया गया है। इसके बाद आता है हमारा 54 क्या बताता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में प्रावधान करता है, अनुच्छेद नंबर 54। ये सभी अनुच्छेद मोस्ट हैं, ठीक है ना, इनको सभी को आपको बार बार रिवाइज करना है। एक भी अनुच्छेद वैसा नहीं है जो एग्जाम में अब तक ना आया हो, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में बताता है, 54 के बारे में। 54 बताता है निर्वाचन मंडल, ये ध्यान में रखना, आगे और आएगा, ठीक है ना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये बताता है निर्वाचन मंडल के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। तो इसमें निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं इसके निर्वाचन मंडल में। कई बार पूछता है जो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसके साथ ही साथ पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अनुच्छेद अगर 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, तो विधि कौन सी है, किस विधि से इसका निर्वाचन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा इसका मतदान, मतलब इसका निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 क्या बताता है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कि राष्ट्रपति को कितनी भी बार मतलब चुनाव लड़ सकता है एक व्यक्ति, ठीक है ना, पुनर्निर्वाचन की पात्रता भी देता है। अनुच्छेद 58 ये भी मोस्ट ही है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताएं या अर्हताएं, तो वो भारत का नागरिक हो, 33 वर्ष की आयु हो और लोकसभा सदस्य और निर्वाचित होने की योग्यता हो। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, ये तीन ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी के बहुत हैं, पागल दिवालिया और बहुत सारे। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या बताता है, राष्ट्रपति पद की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं कि इनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, चाहे वित्तीय आपातकाल ही क्यों ना लगा दिया जाए। इसका जो आवास है वो राजधानी में होगा और इसके आवास के पास सर्वोच्च न्यायालय होगा। बहुत सारे इनके पद की शर्तें होती हैं, वो आप पढ़ लेना, यहाँ पर शर्तों के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 60 मोस्ट रहता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन लेगा दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठ या जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा वो दिला सकता है मुख्य न्यायाधीश के बाद उनमें से। इसके बाद एक और मोस्ट रहता है 61। 61 पे क्या है? महाभियोग। महाभियोग किसके द्वारा लगता है? अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है ना। और महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा कई बार पूछता रहता है कहाँ से प्रारंभ होती है, तो दोनों में किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है और 14 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है 62 इंपॉर्टेंट नहीं है 63। 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ पे है? अनुच्छेद नंबर 63 में। इसके बाद आता है हमारा 64। तो 64 में क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति इसको उपराष्ट्रपति को क्या बोल दिया जाता है? सभापति भी बोला जाता है। यह राज्यसभा सभा का क्या होता है? पदेन सभापति। पदेन का अर्थ होता है मतलब उस पद पर न है नहीं लेकिन व्यक्ति उस पद का काम करता है उपराष्ट्रपति लेकिन इसके पद का काम करता है तो उसे पदेन बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुच्छेद नंबर 65। अनुच्छेद 65 क्या देता है हमें? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये बात आपको समझनी है कि जब भी राष्ट्रपति का पद जो है किसी कारण रिक्त है या वो छुट्टी पर गए हैं या पद से हटा दिया गया है, किसी भी कारण की अनुपस्थिति में उसके पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और एक बात तो ध्यान में रखनी है, जब भी वो पद को संभालेगा तो जो भी वेतन भत्ते राष्ट्रपति को मिलते हैं वो वेतन भत्ते उसको मिलेंगे और राज्यसभा का जो सभापति है उसको कुछ नहीं मिलेगा, केवल राष्ट्रपति के पद के रूप में ही सभी सुविधाएं मिलती हैं उसे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। 66 में क्या है? इसका निर्वाचन है। इसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन राज्यसभा प्लस लोकसभा भाग लेते हैं। इसमें विधानसभा का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये कौन सा है? 66। 66 के बाद 67। ये देखोगे ये उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो देखो आज के वीडियो में हमने 1 से लेकर के उपराष्ट्रपति के 67-68 तक के अनुच्छेदों को कवर कर लिया है। इससे आगे के जो अनुच्छेद हैं वो हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो 2 पार्ट में ये आपके सभी 395 तक अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्जाम में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें एक बार और बार बार देखें जिससे कि आपको ये सभी याद हो जाएं, क्योंकि अनुच्छेद तो यहीं से ही पूछे जाने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।